कि ताकत ही के जरिए दुनिया में अमन कायम हो सकता है। सिर्फ अमेरिका है जो ईरान पर बमबारी वाला, बहादुरी वाला काम कर सकता है। दूसरी जानिब सऊदी वजारत खारजा ने बयान दिया कि अमेरिका की जानिब से ईरान जोहरी तनसीबात को निशाना बनाना तशवीशनाक है। आलमी बरादरी इंतहाई हसास हालात तनाज़े की सिफारती हल के लिए कोशिशें तेज करे। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका ईरान पर तमाम हथियारों के साथ चढ़ दौड़ा है, बल्कि इससे पहले भी कुछ हमले ईरान पर होते रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो ऐसी सूरत हाल पर अपनी तेज़ नज़र रखते हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली दिफाई तज्जियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार मुबशर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब का रुख करते हैं। खालिद साहब, आगाह कीजिएगा, अभी कुछ देर कबल जो है वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका को इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना हालात ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। इस पर क्या कहना है आपका? जी बहुत शुक्रिया शाह मुझे इनवाइट करने का। और बड़ा अनफॉर्चुनेट दिन है जिसके अंदर एक सुपर पावर ज़ाहिर है एक ऐसे मुल्क पर चढ़ दौड़ी है जिसकी एक सॉवरेनिटी है। और ज़ाहिर है तकरीबन 8 से 9 दिन तक इसराइल ने कोशिश की है। और मुझे लगता है कि ईरान ने जो प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की थी उन पर और उनके शहरियों पर, वहाँ पर इसराइल के लिए शायद मुश्किल हो गया था कि एक मेजरेबल जो वॉर ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। और आपके सामने आपने देखा है कि वो वॉर ऑब्जेक्टिव्स ना अचीव करने की वजह से उसको सुपर पावर का सहारा लेना पड़ा। और पहले दिन से ही ज़ाहिर है आपके एक तरफ नेगोशिएशन चल रही थी, और बल्कि नेगोशिएशन से भी पहले, क्योंकि जो अटैक 13 तारीख को हुआ था वो रातों रात प्लान नहीं हो सकता। 200 जहाज़ों का पेनिट्रेट करके आना, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करना, मैसिव डिस्ट्रक्शन करना, ईरान की लीडरशिप को, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो मिलिट्री हो, और चाहे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, सबको एलिमिनेट करना ये एक दिन में मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे हर तरफ ये अनफेयर फाउल प्ले या अनफेयर वॉर रूल्स कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एथिक्स मोरालिटी तो है नहीं। और जाहिर है ईरान के खिलाफ जो सरप्राइज दिया ईरान ने इजराइल को, वो बड़ा मैसिव था। आपने नोट किया कि एक जो इम्पोर्टेंट रोल उसने प्ले किया था कि पहले लेस कॉस्टली ड्रोन्स पहले फेंके, उनके डिफेंस को एंगेज किया, उसको सैचुरेट किया, बल्कि कुछ हद तक डिप्लीट किया ताकि वो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ा सके। और जब वो मेजर काउंटर मेजर्स ऑब्सलीट मतलब रन आउट कर गए ऑप्शन या राशनिंग शुरू हो गई, एक स्टेज आ गई उनकी, अब आप सारा मीडिया कह रहा है इंटरनेशनल की राशनिंग शुरू हो गई थी डिफेंस सिस्टम में, तब उन्होंने स्ट्रेटेजिक वेपन्स मारे जो सिजील नाम दे ले या दूसरा डिफरेंट नामों के साथ वो लॉन्च कर रहे हैं। तो ये एक अनप्लेजेंट सरप्राइज था, खासतौर पर इजराइल के लोगों के लिए भी, बिकॉज इतनी एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अपनी हुकूमत और अपने डिफेंस सिस्टम पर इजरायली लोगों ने कभी नहीं देखा था। और जाहिर है थोड़ी सी एडवांटेज, जो वाहिद शायद एडवांटेज है जो ईरान को हासिल की, वो यही थी कि ये एक 70 गुना छोटा मुल्क है जोग्राफी के रकबे के हिसाब से, पॉपुलेशन में 10 गुना छोटा है। हमारे केपीके का चौथा हिस्सा है। अगर आपके व्यूअर से विजुलाइज करना चाहें कि इजराइल कितना बड़ा है, तो केपीके को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो चौथा हिस्सा है। और इतने बड़े 70 गुना मुल्क के लिए आसान था निस्बतन। एक यही एक एडवांटेज थी, जोग्राफिकल लोकेशन एडवांटेज की, और वही उन्होंने कैपिटलाइज किया। इसीलिए पूरे इजराइल की तकरीबन पॉपुलेशन भी टारगेट भी हुई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और उस खौफ का शिकार करने में कामयाब हो गए। लेकिन अमेरिका का आना इस वक्त इंतहाई खतरनाक है, और ये खित्ता जो पहले ही वॉलेटाइल है, अभी हमने मई के महीने में एक बहुत बड़े बॉर्डर पर चैलेंज किया और उसको बिफ्टिंग जवाब दिया। अफगानिस्तान से पहले ही हालात हमारे उस तरह कंफर्ट जोन में नहीं है, और एक और जोन खुल जाना हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। जी, ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब के पास चलते हैं। गजनफर साहब, ये आगाह कीजिएगा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ये कहना है कि वो कल जो है वो रूस के दौरे पर जा रहे हैं, सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। आप रशिया को इस सूरत हाल में कहाँ खड़ा देख रहे हैं? ज़ालिमाना ड्रामाई इक़दाम था, ड्रामाई कदम नहीं था। ये बहुत बेहमाना, ज़ालिमाना, रियाकाराना और दहशतगर्दाना इक़दाम था। और अमेरिकन लीडरशिप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बुश से लेके आज तक देख लें, जब तक अफ़गानिस्तान का 9/11 का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने करवाया था जो मुसैद और CIA ने किया था, उसके बाद ये आए थे और आके उन्होंने अफ़गानिस्तान पे बूट्स ऑन ग्राउंड इनका ऑब्जेक्टिव था। तो ये तो तमाम जो ओबामा ने जिस तरह पाकिस्तान के जो है वो अंदर जिस तरह ड्रोन अटैक्स की इंटेंसिटी बढ़ाई, तो ये तो है। दे बिलीव ऑन टेररिज्म, दे ब्रीड टेररिज्म, दे इनकलकेट टेररिज्म। जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं उनके, वियतनाम में इन्होंने क्या किया, दहशतगर्दी की, इन्होंने अपना हिरोशिमा नागासाकी में दहशतगर्दी की,
तो ये तो इनसे उम्मीद थी। और जो ट्रम्प का कॉन्डक्ट आप देख रहे हैं, इतने बड़े मुल्क का एक प्रेसिडेंट, और उसका जो कॉन्डक्ट आप देख रहे हैं, तो पहले उसने ईरान को वो नेगोशिएशन के बहाने धोखा दिया, उस लॉलीपॉप पे बिल्कुल। लगाया, फिर उसके बाद से परसों कहा कि मैं 2 हफ्ते दूंगा। तो उसका झूठ जो है, मतलब इतना बड़ा लायर जो है ना, आई डोंट थिंक कि ये इतना लायर आदमी होगा। ही विल बी सो हिपोक्रेट कि इसके अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं होगी कि ये सामने आके सच्चाई से लोगों को चीजें बता चल के। इसीलिए अमेरिका में जो अभी मूवमेंट चली है ना, उन्होंने टैगलाइन बनाई हुई है, वी कांट एक्सेप्ट अ किंग, दिस मैन इज वर्स देन अ किंग इवन। ये ज़ियोनिस्ट है, ज़ियोनिज़्म के ऊपर बिलीव करता है। इसके और इसके सन इन लॉ के, कुशनर के और नेतन्याहू के ज़ाती ताल्लुकात हैं। इसने मज़हब को, इसको क्रिश्चियनिटी और ज़ियोनिज़्म को, जो नियोकॉन क्रिश्चियन है और ज़ियोनिज़्म की जो फिलॉसफी है, इसको इसने डाल दिया पॉलिटिक्स में। और नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की तरह अब ये पूरी दुनिया में दहशतगर्दाना इक़दाम के ज़रिए अपनी पॉलिसी को जिस तरह कर रहा है, वो आप देख रहे हैं। अब बात होगी रशिया की। रशिया तो देखिए ना, एक जंग में इन्वॉल्व है जो यूक्रेन के खिलाफ है, और इसी ट्रंप ने आके क्या कहा था कि मैं तो दूसरे दिन जंग बंद करा दूंगा जी, अभी मैं टेक ओवर नहीं करूंगा तो जंग बंद हो जाएगी। तो इसके तो करेक्टर की फॉल आउट आप देख लें ना, डुप्लीकेशन देख लें, हिपोक्रेसी देख लें। दिस मैन इज द बिगेस्ट हिपोक्रेट कि ये जो कहता है उसके अपोजिट काम करता है। अब क्या रूस की और यूक्रेन की जंग बंद हो गई? प्यूटन ने क्या कहा? प्यूटन ने कहा कि जी कुछ लोग ऐसे हैं जो वो ब्लैक सूट में ब्रीफ केसेस लेके आ जाते हैं और वो जंग शुरू कराते हैं, और अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जाएगा भी जंग रोकना तो वो रोक नहीं सकता। अभी रूस तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है भाई एक जंग के अंदर। रूस ने ये कहा तो है कि हम ईरान के, उसकी जो उनकी लास्ट स्टेटमेंट थी उसकी ये थी कि जी ईरान जो है वो अभी तक अपनी जंग लड़ रहा है, उसने हमसे कोई मदद नहीं मांगी है। अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, तो क्या रूस उनकी फिजिकल तरीके से कोई मदद करता है या नहीं करता, ये तो आने वाले दिनों में क्लियर होगा। लेकिन रूस एक ऐसा मुल्क है जिसने पाकिस्तान से साथ जब जंग हुई थी, इंडिया पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी 65 में, तो उसने, और 71 में, तो उसने प्लेन लोड्स ऑफ एमुनिशन उठाया था, क्योंकि उनकी एक डील चल रही थी, न्यूक्लियर अपना डिफेंस डील, और उसने इंडिया की मदद की थी। तो रूस एक ऐसा मुल्क है जिस वक्त अगर उसके ऊपर जो कदगन आ रही है, और जिस तरह अमेरिकन उसको देख रहे हैं, और जिस तरह यहूदियत जो है और जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है जो दहशतगर्दी पे बिलीव करती है, जो नेतन्याहू जैसा जो एक ज़ियोनिस्ट है जो लोगों का खून पी के खुश होता है, अगर आज रूस उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता तो कल इन्होंने मिलकर रूस के ऊपर यूक्रेन वाला नहीं कोई और हमला कर देना है। दूसरी बात है अब चाइना की, तो बात यह है कि जिस वक्त तक ईरान ने तो अपनी पॉलिसी को क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, अब हम, और वाकई अपना ट्रंप ने उसको एक बेसिस प्रोवाइड कर दिया ईरान को, उसको एक उन्होंने प्रीएम्बल दे दिया है, एक प्रिटेक्स्ट दे दिया है, जिसके जरिए ईरान अब जो अमेरिकन फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो इराक में है, क्या वो सीरिया में है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सीरिया से लेके ऑल अराउंड ईरान कोई 50,000 ट्रुप्स हैं जो डिफरेंट जगहों पे अमेरिकन के डिप्लॉयड